नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, इस वक्त भारत में एक चिंता गहरा रही है। साउथ वेस्ट मानसून सदर्न महाराष्ट्र के ऊपर ठहर गया है। 4 जून से 18 जून के बीच भारत में सामान्य से 41% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। सामान्यतः यह बारिश 72.2 mm होनी चाहिए थी, लेकिन यह हुई है 42.6 मिलीमीटर। दोस्तों, आईएमडी ने इस साल के लिए मॉनसून रेनफॉल का अनुमान लॉन्ग पीरियड एवरेज का 90% रखा है, जो पिछले 3 सालों में सबसे कमजोर फोरकास्ट है और ये 2015 के बाद सबसे कम फोरकास्ट की गई है। जी हां दोस्तों, लेकिन इस सब के पीछे एक नाम है। जी हां, जो हर साल कई बार खबरों में आता है, लेकिन जिसे ठीक से समझा बहुत कम जाता है, एल नीनो। आज बिग पिक्चर में हम इस एक शब्द को पूरी तरह से समझेंगे कि यह है क्या, यह आता कैसे है, इसका नाम एल नीनो क्यों पड़ा, और सबसे जरूरी बात कि भारत के किसान से लेकर शेयर बाजार तक, डॉलर से लेकर राइस एक्सपोर्ट तक, यह किसको कैसे कैसे इंपैक्ट करता है, प्रभावित करता है। एल नीनो है क्या? तो दोस्तों, सबसे पहले बुनियादी बात समझिए। एल नीनो और ला नीना, यह दोनों एक ही प्राकृतिक घटना के दो विपरीत रूप हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ENSO कहा जाता है, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। साधारण हालात में पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं इक्वेटर के साथ साथ पश्चिम की तरफ बहती हैं, साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ। यह हवाएं गर्म पानी को साउथ अमेरिका से उठाकर एशिया की तरफ ले जाती हैं और उस गर्म पानी की जगह भरने के लिए समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आता है। इस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं। इस सामान्य स्थिति में इंडोनेशिया के पास समुद्र की सतह इक्वाडोर के मुकाबले लगभग आधा मीटर ऊंची होती है और एशिया के पास पानी का तापमान ईस्ट पैसिफिक से करीब 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म होता है दोस्तों। लेकिन एल नीनो में यह सब उलट जाता है। एल नीनो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटीय इलाके में हर कुछ सालों में असाधारण रूप से गर्म समुद्री हालात का प्रकट होना है। एल नीनो की ट्रांजिशन में ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं और कभी कभी दोस्तों पूरी तरह से ये उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। इससे जो गर्म पानी पहले पश्चिम में था, वो अब पूर्व की तरफ, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ बहने लगता है। सरल भाषा में कहें तो समुद्र की हवाएं जो हमेशा एक दिशा में चलती थीं, वो कमजोर पड़ जाती हैं या पलट जाती हैं, और जो गर्म पानी हमेशा एशिया की तरफ रहता था, वो वापस अमेरिका की तरफ बहने लगता है। ये एक छोटी सी घटना नहीं है दोस्तों, ये पूरी दुनिया के मौसम को हिला देती है। अब ये समझते हैं कि ये आता कैसे है। जी हाँ दोस्तों, कि यह घटना कैसे डेवलप होती है। तो एल नीनो एक अनियमित साइकिल है जो हर 2 से 7 साल में किसी भी समय आ सकता है। इसका कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, लेकिन ये आता है। एल नीनो एपिसोड्स टिपिकली हर 3 साल से 5 साल में होते ही हैं। ठीक है, कहने को तो ये 2 से 7 साल की बात है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 3 से 5 साल में छोटा या बड़ा आ ही जाता है। एक एल नीनो या ला नीना एपिसोड औसतन 9 से 12 महीने तक रहता है, लेकिन कभी कभी यह सालों तक भी खिंच सकता है दोस्तों। जी हाँ, वैज्ञानिक इसे कैसे मेजर करते हैं? तो ओशियनिक नीनो इंडेक्स यानी कि ONI, यह वो स्टैंडर्ड मेजर है जिससे हर एल नीनो एपिसोड को डिटरमाइन, गेज और फोरकास्ट किया जाता है। जब सेंट्रल ईस्ट पैसिफिक ओशन में सी सरफेस टेम्परेचर लगातार 3 महीनों के पीरियड में सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रहे, तभी इसे ऑफिशियली एल नीनो माना जाता है। और ये कैसे शुरू होता है? तो जब ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ती हैं तो वार्मर देन नॉर्मल ओशन टेम्परेचर एल नीनो कंडीशंस बनाती हैं, और जब ईस्टर्ली विंड्स मजबूत होती हैं तो कूलर देन नॉर्मल टेम्परेचर्स यानी कि ला नीना बनाती हैं। मई 2026 में WMO के ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट ने इक्वेटोरियल पैसिफिक में एक साफ बदलाव की तरफ इशारा किया। सी सरफेस टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, जो जून, जुलाई, अगस्त 2026 तक एल नीनो कंडीशंस की संभावित वापसी की तरफ इशारा करती है। यानी
यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। समुद्र का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, हवाएं धीरे धीरे बदलती हैं और महीनों में यह एक पूरी ग्लोबल पैटर्न में बदल जाती है। इसका नाम एल नीनो क्यों पड़ा? जी हाँ दोस्तों, यह शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम सब सुनते तो हैं एल नीनो एल नीनो एल नीनो, लेकिन यह एल नीनो नाम कैसे पड़ा? तो यह नाम पेरू के मछुआरों और नाविकों से आया है, जिन्होंने एक गर्म समुद्री करंट को नोटिस किया जो मछलियों की कम पकड़ से जुड़ी थी। उन्होंने इसे एल नीनो यानी कि द क्राइस्ट चाइल्ड यानी ईसा मसीह का बालक नाम दिया, क्योंकि यह घटना आमतौर पर क्रिसमस के आसपास नजर आती थी। सदर्न अमेरिकन फिशरमैन ने 1600 के दशक में पहली बार पैसिफिक ओशन में असामान्य रूप से गर्म पानी के दौर को नोटिस किया था। उन्होंने इसका पूरा नाम रखा था एल नीनो दे नाविदाद यानी क्रिसमस का बालक, क्योंकि यह टिपिकली दिसंबर में अपने पीक पर पहुंचता था। एल नीनो स्पेनिश भाषा में द बॉय चाइल्ड को कहते हैं, लेकिन इसका रेफरेंस क्राइस्ट चाइल्ड से है, क्योंकि यह साइकिल सर्दियों में क्रिसमस के आसपास होता है। और इसके अपोजिट फिनोमेना का नाम भी जान लीजिए, जैसा मैंने ऊपर ही बताया था, तो वह है ला नीना। और ला नीना का मतलब है लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की, यानी एक मासूम सा नाम क्राइस्ट चाइल्ड, जो पेरू के मछुआरों ने एक धार्मिक त्योहार के मौसम में आने वाली घटना को देखकर रखा। लेकिन यही बालक आज दुनिया भर की इकोनॉमीज को हिला देता है। ये किस किस को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, अब वो असर देखते हैं जो एल नीनो दुनिया भर में करता है। एल नीनो का असर सिर्फ साउथ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। समुद्र के तापमान में बदलाव एटमॉस्फेयर में भी बदलाव लाते हैं। गर्म पानी हवा को गर्म करता है, जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक के ऊपर तेज तूफानों और हुरिकेन्स के लिए जमीन तैयार करता है और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर भारी बारिश और बाढ़ ला सकता है, जबकि वेस्टर्न पैसिफिक के देश सूखे का सामना कर सकते हैं क्योंकि बारिश ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एल नीनो साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका और सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ी हुई बारिश और बाढ़ से जुड़ा हुआ है, जबकि ईस्टर्न और नदर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सदर्न अफ्रीका और साउथ एशिया के कुछ हिस्सों में मॉनसून एक्टिविटी कमजोर होने की वजह से सूखे की कंडीशन से जुड़ा हुआ है। एल नीनो पैसिफिक ओशन में होता है, लेकिन यह अक्सर अटलांटिक ओशन में बनने वाले हुरिकेन्स की संख्या को कम कर देता है। इसके विपरीत ला नीना के दौर में अटलांटिक हुरिकेन्स बढ़ जाते हैं। साउथ अमेरिकन कोस्ट पर एल नीनो समुद्र के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ठंडे न्यूट्रिएंट रिच पानी का अपवेलिंग रुक जाता है, जिससे प्लैंकटन और मछलियों के लिए खाना कम हो जाता है। मछलियां मरती हैं या यूं कहें कि ठंडे पानी की खोज में माइग्रेट करती हैं, जिससे बर्ड्स, सील्स और दूसरे जानवर भी प्रभावित होते हैं। यानी एल नीनो सिर्फ इंसानों को नहीं, समुद्र के पूरे फूड चेन को हिला देता है। मछुआरों की रोजी रोटी से लेकर सील्स और बर्ड्स तक। फूड प्रोडक्शन एल नीनो से डायरेक्टली प्रभावित होता है। समुद्र के तापमान और करंट्स में बदलाव मैरीन लाइफ को प्रभावित करते हैं। यह उन लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है जो मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और उन कंज्यूमर्स को भी जो खाने के लिए कुछ खास मछलियों पर डिपेंड करते हैं। क्या यह किसी देश की इकोनॉमी को प्रभावित करता है? जी हाँ दोस्तों, अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करता है, और बहुत गहराई से करता है। एल नीनो ग्लोबल टेम्परेचर्स और प्रिसिपिटेशंस को प्रभावित करके अर्थ के इकोसिस्टम और ह्यूमन सोसाइटीज दोनों को महत्वपूर्ण रूप से टच करता है। समुद्र का अगर हम एटमॉस्फेयर की इंटरेक्शंस देखें तो दुनिया भर के मौसम को बदल देती हैं, और गंभीर तूफान या हल्का मौसम सूखा या बाढ़ का नतीजा दे सकती है। और इस मौसम तक नहीं दोस्तों, इन सेकेंडरी इफेक्ट्स का असर फूड सप्लाईज, फूड प्राइसेस, फॉरेस्ट फायर्स पर भी पड़ता है, और इससे एडिशनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी बनते हैं। इन्हीं हालात से राजनीतिक उथल पुथल भी पैदा हो सकती है। जरा सोचिए, एक समुद्री घटना और उसका असर किसी देश की राजनीतिक स्थिरता तक पहुंच जाता है। जो देश ज्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जैसे भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सदर्न अफ्रीका,
उन्हें सबसे ज़्यादा झटका लगता है क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था खेत में होने वाली बारिश पर टिकी होती है। दोस्तों, अब वो हिस्सा देखते हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन फिर भी यह मॉनसून से गहराई से जुड़ा हुआ है। हर साल साउथ वेस्ट मॉनसून भारत की कुल सालाना बारिश का करीब 70% देता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, रिजर्वायर्स भरता है और रूरल कंजम्पशन की दिशा को तय करता है। अब इसे एक एक करके देखते हैं कि इसका असर किसानों पर क्या पड़ता है। तो किसानों पर अगर हम असर देखें तो दोस्तों, इसमें सबसे वल्नरेबल सेगमेंट साफ है रेन फेड एग्रीकल्चर बेल्ट, जो खरीफ फसलों पर डिपेंड करते हैं, जैसे दालें हैं, तेल के बीज हैं, कोर्स सीरियल्स हैं और महाराष्ट्र यूपी में शुगर केन लिंक्ड इंटरप्राइजेस। इन्हें सबसे तेज और इमीडिएट असर पड़ेगा। जब किसान के पास नहर या बोरवेल की सुविधा नहीं है, सिर्फ बारिश पर वो डिपेंड करता है, उसकी फसल डायरेक्टली हिट होगी। कम बारिश का मतलब है कम पैदावार और कम पैदावार का मतलब है कम आय। और अगर इसका आप आम आदमी पर असर देखें तो दोस्तों, जब फार्म इनकम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है तो रूरल कंजम्पशन धीमी होती है। जी हाँ दोस्तों, जब परचेजिंग पावर वीक होती है तो इसका असर घरों पर, ऑटोमोबाइल्स, रिटेल हाउसिंग और कंज्यूमर गुड्स जैसी नॉन एसेंशियल चीज़ों पर भी पड़ता है, क्योंकि तब लोग अपना खर्च कम कर देते हैं। यानी गांव में जब किसान की कमाई घटती है तो वो स्कूटर, टीवी, कपड़े जैसी चीज़ें कम खरीदता है और इसका असर शहरों की कंपनीज तक पहुंचता है और जिनका माल गांव में बिकता था। दोस्तों, अगर आप इसका उद्योगों पर असर देखें तो जो इंडस्ट्रीज रूरल डिमांड पर डिपेंड करती हैं, दोपहिया वाहन, एफएमसीजी, उर्वरक, कृषि उपकरण, उनकी सेल्स घटती हैं। और जो इंडस्ट्रीज जैसे शुगर केन बेस्ड इथेनॉल या टेक्सटाइल रॉ मटेरियल के लिए सीधे फसल पर डिपेंड करती हैं, उनका प्रोडक्शन भी प्रभावित होती है। दोस्तों, क्या इसका असर सरकार पर भी पड़ता है? तो अगर सरकार के लिए आप देखें तो इसका इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल दोनों ही चैलेंज सरकार के ऊपर पड़ते हैं। बढ़ती फूड और फ्यूल प्राइसेस डायरेक्टली हाउस होल्ड बजट्स को प्रभावित करती हैं, खासकर लोअर इनकम और रूरल सेगमेंट में। मेजर स्टेट्स इलेक्शन से पहले परसिस्टेंट इन्फ्लेशन पॉलिसी मेकर्स पर अतिरिक्त दबाव बना सकती है। शॉर्टेजेस और प्राइस स्पाइक्स को मैनेज करने के लिए सरकार यह कदम उठा सकती है। ग्रेन एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस कड़े करना, फूड स्टॉक्स को ओपन मार्केट सेल्स के जरिए रिलीज करना, फर्टिलाइजर सब्सिडीज बढ़ाना, इंपोर्ट ड्यूटीज रिवाइज करना और कमोडिटी स्टॉक होल्डिंग पर लिमिट्स लगाना। 2023 के एल नीनो पीरियड में भारत ने कुछ ग्रेन्स के एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट किए थे ताकि घरेलू सप्लाईज स्टेबलाइज रहे। यानी हमने जो राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन देखा, चीनी के ऊपर एक्सपोर्ट बैन देखा, प्याज के ऊपर हमने एक्सपोर्ट बैन देखा, जो पिछले एपिसोड्स में हमने उसे डिस्कस किया था, उसकी एक बड़ी जड़ एल नीनो में भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और महंगाई का असर देखें दोस्तों, तो आरबीआई मौद्रिक नीति बनाते वक्त फूड इन्फ्लेशन को बहुत ध्यान से ट्रैक करता है। पिछले 2 सालों में अच्छी बारिश ने फूड प्राइसेस को मॉडरेट करने में मदद की और आरबीआई को लेंडिंग रेट्स घटाने की जगह दी, लेकिन बिलो नॉर्मल मॉनसून इस ट्रेंड को पलट सकता है। बढ़ती फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक को रेट्स ज्यादा देर तक ऊंची रखने पर मजबूर कर सकती है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स के हेड ऑफ रिसर्च राजीव शरण ने कहा कि फूड इंडिया के सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रखता है। यानी कोई भी रेन शॉर्टफॉल तुरंत आरबीआई की समस्या बन जाती है। दोस्तों, एक और सवाल, क्या डॉलर और रुपये पर इसका असर पड़ेगा? तो परसिस्टेंट इन्फ्लेशन और स्लोअर ग्रोथ फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे रुपए पर दबाव बनता है। दोस्तों, जब महंगाई बढ़ती है, जब ग्रोथ धीमी होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स चिंतित हो जाते हैं, वो पैसा निकालना शुरू करते हैं और इससे रुपया कमजोर होता है और एक कमजोर रुपया इंपोर्ट को और महंगा बना देता है, खासकर क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर का। जी हाँ, अब एक और सवाल, क्या शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ता है एल नीनो का? तो एल नीनो 2026 इंडिया के मॉनसून, फसलों, फूड इन्फ्लेशन, रूरल डिमांड और आरबीआई पॉलिसी पर दबाव बना सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स रेनफॉल रिस्क पर फोकस करेंगे और जो कंपनीज रूरल डिमांड पर डिपेंड करती हैं उनके स्टॉक्स पर दबाव बनता है। एफएमसीजी, टू व्हीलर,
ट्रैक्टर कंपनीज, इन सेक्टर्स में सेंटिमेंट कमजोर पड़ सकता है। और अगर आरबीआई अपने रेट्स ऊंचे रखे तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी प्रभावित होता है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसका देखें तो एक्सपोर्ट के ऊपर असर, खासतौर से राइस एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ता है, क्योंकि यह वो हिस्सा है जिसे हम पहले भी कई एपिसोड्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जब एल नीनो मॉनसून को कमजोर करता है तो राइस प्रोडक्शन प्रभावित होता है, और जब डोमेस्टिक सप्लाई को लेकर चिंता होती है तो सरकार रिफ्लेक्स में एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जैसा 2023 में हुआ। यह वही पैटर्न है जो हमने वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार के मुकाबले भारत में देखा। जब भारत डर कर रुकता है, बाकी देश आगे बढ़ जाते हैं, और ग्लोबल राइस और व्हीट प्राइसेस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। अब देखते हैं बिग पिक्चर कंक्लूजन। दोस्तों एल नीनो यह कोई जटिल वैज्ञानिक शब्द नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। यह एक प्राकृतिक चक्र है। पेरू के मछुआरों ने सदियों पहले इसे पहचाना, एक धार्मिक नाम दिया, ईसा मसीह का बालक, क्योंकि यह क्रिसमस के आसपास आता था। लेकिन इस बालक की ताकत किसी भी देश की समझ से बड़ी है। इंडिया का एग्रीकल्चर जीडीपी में हिस्सा घटकर 14 से 16% रह गया। सर्विसेज आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, तो टेक्निकली भारत अब उतना एग्रीकल्चर ड्रिवन नहीं है जितना कि दशकों पहले था। लेकिन फिर भी मौसम आज भी आय और कीमतों को डायरेक्टली प्रभावित करता है, क्योंकि एक देश सिर्फ अपने जीडीपी के नंबर्स से नहीं चलता, वो अपने लोगों के विश्वास से चलता है। किसान का विश्वास कि अगली फसल अच्छी होगी, कंज्यूमर का विश्वास कि खाना सस्ता रहेगा, इन्वेस्टर का विश्वास कि इकोनॉमी स्थिर रहेगी, और एल नीनो इन तीनों विश्वासों को एक साथ हिला सकता है। इंडिया एक टू फ्रंट इकोनॉमिक चैलेंज की तरफ बढ़ रहा हो सकता है। वेस्ट एशिया में टेंशन से जुड़ी ग्लोबल कमोडिटी वोलेटिलिटी और घर में बढ़ते वेदर रिस्क से। दोस्तों हमने पहले देखा कि हॉर्मुज बंद हुआ तो फर्टिलाइजर्स महंगे हुए, ऑयल महंगा हुआ, राइस एक्सपोर्टर्स फंसे, और अब अगर एल नीनो भी जुड़ गया इस बार तो यह दोहरी मार होगी, दो तरफा मार होगी। लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद की बात है, भारत के पास इस बार पिछली बार से बेहतर तैयारी है। रिकॉर्ड ग्रेन स्टॉक्स हैं, डाइवर्सिफाइड क्रूड सोर्सेज हैं, और सबसे ज़रूरी हमने पहले इस संकट को झेला है 2009 में, 2015 में, 2023 में। हर बार हमने कुछ सीखा है, कुछ अधूरा रहा है। असली सवाल यह नहीं है कि एल नीनो आएगा या नहीं, यह तो प्रकृति का एक नियम है जो हर कुछ सालों में लौटता है। असली सवाल यह है जब यह बालक अगली बार समुद्र से उठेगा, हवाओं को पलटेगा, बारिश को टालेगा, तब भारत कितना तैयार होगा। किसान के पास बीज होगा जो कम पानी में भी टिक सके, सरकार के पास बफर होगा जो एक्सपोर्ट रोके बिना काम को चला सके, आरबीआई के पास नीति होगी जो महंगाई और ग्रोथ दोनों को एक साथ संभाल सके। यह सवाल आज के नहीं है, यह हर उस साल के हैं जब समुद्र फिर गर्म होगा। और जब तक हम इन सवालों के जवाब को तैयार नहीं रखते, तब तक एक छोटे से स्पेनिश शब्द से शुरू हुई कहानी हर बार हमारी इकोनॉमी को नए सिरे से हिला सकती है। यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को कमोडिटी टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और साथ के साथ कमेंट में बताएं कि क्या एल नीनो को आप इतने बेहतर तरीके से पहले जानते थे, और साथ में यह भी बताएं कि क्या मैं इस एल नीनो को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाने में सफल हुआ हूं, और नहीं हुआ हूं तो कहां पे वो कमी रह गई, ताकि हम अगले वीडियो में अपना और बेहतर सुधार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।